तो इस वक्त इस अहम बजट के मसले पर हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है, सबसे पहले उनका तारुफ करवाता हूं। मेरे साथ में प्रोफेसर एच अय्यर, जो कि एक जाने माने इकोनॉमिस्ट है, वो इस वक्त मौजूद है। BL महेश्वरी, टैक्स कंसल्टेंट, ये इस वक्त मौजूद है। AK वोरा साहब, जो कि एनालिस्ट है, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले शुरुआत करता हूं अय्यर साहब आपके साथ। क्या समझा जाए इस बजट को? आम इंसान की जरूरतों को ध्यान में रखकर यह बजट तैयार किया गया है, या सिर्फ देश के आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से जिस प्रकार से फाइनेंशियल डेफिसिट की बात कही जा रही है उसके मुतालिक ये तैयार किया गया? देखिए, इसमें दोनों बातें आ रही हैं, क्योंकि जब हम देश की बात करते हैं तो उसमें आम आदमी का सबसे ज्यादा इंपैक्ट होता है। जैसे हम थ्रू आउट आपके चैनल पे बोल रहे हैं सुबह से, और जब बजट डिक्लेयर हुआ, भले हमारी एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी इससे, लेकिन करीबन मैं बोलता हूं 70% तो प्रणब मुखर्जी साहब ने एक राष्ट्रीय बजट दिया है, और उसमें आम आदमी का भी बेनिफिट है। जैसे टैक्स स्लैब भले ही कम बढ़ा है, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने इन्वेस्टमेंट का एक एडवांटेज दिया कि जो 10 लाख से कम कमा रहा है अप टू, एंड ही इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट थ्रू द राजीव गांधी इक्विटी स्कीम, तो उसके अंदर उसको 25,000 रुपए की इमीडिएट छूट है। तो इस तरह के जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं, इसमें काफी, मैं आपको बोलता हूं कि छोटे निवेशक को, जो कि आम आदमी, उसको फायदा होगा। रूरल इकोनॉमी में इतना पैसा डाला गया है इस वक्त, करीब मैं देख रहा था करीब 1 लाख करोड़ तक का रूरल इकोनॉमी में पैसा गया है। तो ये रूरल अपहीवल है, इससे हमारे किसानों को और खेतिहर और पुअर लोगों को ही फायदा होगा। तो ये कहना कि इस बजट में इंपैक्ट नहीं है पॉवर्टी रिडन लोगों के ऊपर या पुअर लोगों के ऊपर, तो ये गलत होगा। मेरे हिसाब से बजट को थोड़ा सा आम आदमी समझने में कोशिश करे, या फिर इसको मार्केट किया जाए, जो भी करना चाहे वो करें, और ये समझें कि किसी पार्टी का बजट नहीं था। ये प्रणब दा का एक तरह से, जैसे लास्ट में कोई सेंचुरी स्कोर करना चाहते हैं, उस तरह का उनका एज अ पार्लियामेंटेरियन बजट था। और इसमें मेरे को नहीं लगता कि कांग्रेस भी उनके बीच में आई है, इवन ऑपोजिशन पार्टी भी इसको सीरियसली बैलेंस वे में देखे, राष्ट्रीय रूप से जो इसमें गलतियां हैं वो निकाले, वो अगली बार अगले बजट में शायद वो दे देंगे। महेश्वरी जी, जिस प्रकार से आप टैक्स के जानकार है, जरूर यहां पे जाने की कोशिश करूंगा। जो परसेंटेज लगा गया है 10% टैक्स, 2 से 5 लाख के ऊपर 10% लगाया गया, 5 से 10 के बीच में 20, और 10 से ज्यादा 20%, यानी 20% टैक्स लगाया गया। टैक्स का मतलब यह है, यदि एक आम इंसान को अगर उस टैक्स को बचाना है तो उसे इन्वेस्टमेंट करना है। अब उसे इन्वेस्टमेंट करना, वो जहां इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो बॉडी भी पूरी की तरह सरकार के अंडर में ही आती है। यानी अगर 250 रुपए बचाने के लिए मुझे 2,500 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है, तो ये कहां तक का सही है या गलत है? यानी कहीं ना कहीं आम इंसान से पैसा वसूला जा रहा है हर कीमत पर। प्रशांत जी, मैं कहना चाहूंगा कि ये बात आपकी सही है कि पैसा जो जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स में जाता है, या पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जाता है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में जाता है, तो ज्यादा करके ये सब संस्थाएं अपने यहाँ देश की जो स्ट्रक्चरल स्टेटस रही है वो सब PSUs हैं। पर धीरे धीरे इनकी कार्यप्रणाली में सुधार आ रहा है, और ये कोई बुराई वाली बात नहीं है। ज्यादा महत्व की बात यह है कि ये जो सब योजनाएं बनाई जा रही है, इनका कार्यान्वयन अगर सही तरीके से किया जाए तो देश में आम जनता को इसका बेनिफिट मिलने वाला है और मिलेगा। अभी तक सबसे ज्यादा जो कमी रही है वो यही रही है कि इंप्लीमेंटेशन ज्यादा करके पुअर रहा है, और उसका बेनिफिट जनता तक नहीं पहुंचता है। सीधे चलते AK वोरा साहब के पास में। वोरा जी, जिस प्रकार से इस बजट की समीक्षा की प्रेजेंट किया गया है, इस बजट में क्या कुछ खामियां आप देखते हैं, क्या कुछ फायदा आप देखते हैं, या ये सिर्फ और सिर्फ एक एवरेज बजट बन के रह गया? इन्फ्लेशन को मद्देनजर रखते हुए दुहाई दी जा रही है कि एक अच्छा बजट बजाने की, पेश करने की हमने कोशिश की है। देखिए, जो बजट इज अ वेरी लेंदी एक्सरसाइज, मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड रिक्वायर लॉट ऑफ commercial and financial political diplomacy and knowledge that they have presented. I really congratulate him because they are very lengthy. But is the whole last so many years the budget is going on. What budget you present today, the impact will come after 3 years. The implementation part. अभी देखिए, ये this the whole budget exercise has been made by very expert people. There is no doubt on that. But मेरा कहना यह है कि एक बजट लीजिए, अभी सर्व शिक्षा अभियान है। सर्व शिक्षा अभियान में कम से कम 24,000 करोड़ रुपए का लगा दिया है। They have put up lot of money, no doubt. Schools will come, 30,000 schools. But what is the quality of the people we get out of that school is very important. How many teachers are employed, whether they are really attending the school or not. See, this money has been given, budget implementation, but where is the शिक्षा अभियान? सर आप ही के इस बात को आगे बढ़ाने के लिए अय्यर साहब कुछ कहना चाहते हैं? अय्यर साहब, शिक्षा अभियान के लिए 24,000 करोड़ का यहाँ पे प्रावधान रखा गया।
देखिए क्या है कि ये प्रावधान जो 25,555 करोड़ है एग्जैक्टली टू प्रिसाइज, मेरा ये कहना है कि ओवरऑल क्वालिटी रिडक्शन इन इंजीनियरिंग मैनेजमेंट और देश के मतलब स्वरूप में ही आदमी की क्वालिटी की रिडक्शन हुई है। तो हम केवल ये बोले कि शिक्षा में पतन हुआ है तो ये बड़ा अजब स्टेटमेंट होगा। तो इसलिए मुझे ये बात से मैं सहमत नहीं हूं बोरा साहब के कि हमारे शिक्षा पद्धति या शिक्षा नीति में पतन हुआ है। हमारे देश में ओवरऑल पतन हुआ है, विश्व में भी हुआ है। ये क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की कमी हुई है क्योंकि जितना हमारा इंटरनेट एज और इलेक्ट्रॉनिक एज आया है उतने हम पढ़ने लिखने और आज से आज और हम आप बैठ के आज ओल्ड फैशन रूप में हम न्यूज चैनल में चला रहे हैं, आप लिख रहे हैं, हम भी लिख रहे हैं सुबह से वॉच करके, जो हाथों से लिख रहे हैं वो सक्सेसफुल है। लेकिन जिन्होंने गणित करना खत्म कर दिया उनकी क्वालिटी कम होगी। वोरा साहब बजट का हिसाब नहीं बनाए। वोरा साहब क्या जवाब देना चाहेंगे अय्यर साहब का इस सवाल का? नहीं, सवाल ये है कि सर्व शिक्षा अभियान इज गोइंग वेरी वेल, बट द मनी द चैनल ऑफ पेमेंट्स गोज टू द डायरेक्ट बेनिफिशियरी एट एवरी डिस्ट्रिक्ट, एवरी ग्राम पंचायत। बिकॉज आई एम विजिटिंग लास्ट 5-6 years some of the schools, being a Rotary member, we are distributing our whatever possible. The students do not have even sitting arrangement also. The teachers are not available there. The distance of the school is so long. इसकी solution है the quality of the people, the quality of the teaching staff, what they need is not being provided there. There may be n number of problems, but मैं तो एक स्टेप और आगे जाता हूँ। वोरा साहब की रोटरी के थ्रू ये पैसा दिया जाए और एनजीओ के थ्रू पैसा दिया जाए, इस पे हम सरकार को फोर्स करें। ये बजटरी इशू नहीं है, ये इशू है कि भाई इंप्लीमेंटेशन आप पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन से कराइए जिनकी क्रेडिबिलिटी है। लेकिन कागजों के ऊपर हम डिजाइन कर लेते हैं, इंप्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं हमारा एक फेलियर नजर आता है। अनाउंसमेंट की जाती है लेकिन ग्रास रूट रियलिटी ये है कि सर्व शिक्षा अभियान की जो सरकार बात कर रही है आज भी वो पिछड़ा है। और शायद ये एक अहम मुद्दा रहा है कि जो प्रावधान दिया गया है 25,555 करोड़ रुपयों का, क्या वाकई इसे सीरियसली ग्रास रूट में इसे इस्तेमाल किया जाएगा? क्या शिक्षा को उस दर्जे पर लाया जाएगा? ये मुख्य सवाल है। वोरा साहब, नहीं, द स्कूल्स उसमें जो है प्राइमरी, प्री प्राइमरी एंड वेरी लोअर क्लास ऑफ द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी is walking at a 5 kilometer distance. Schools are very different place. They don't have even laboratories, they don't have even powers, they don't have even computers also. See, then the teacher's salary is not very attractive what should have been there. And the teaching staff, they are there, but the quality of the students you get out and the quality of the teacher you employed and the composition of the total results after spending so much money is not very effective. There the government should have a very strong observation, day-to-day strong reporting, where the teachers are present there, people are not present. What benefit they are getting? Even the books are not available. Students have been given a breakfast. Suppose at 1 o'clock, no, you should give him early morning because they attend in the morning. They are very hungry. What is use of giving something after they are filled up everything? So the strategy, design, and the Gram Panchayat leader and the state government and the local MLA should be responsible for this. जी, यहाँ पे मैं महेश्वरी जी आपसे यहाँ पे जरूर एक अहम सवाल पूछना चाहूंगा कि जिस प्रकार से 20,000 की छूट महज दी गई है, 1,80,000 को बढ़ाकर 20,000 की यहाँ पे प्रावधान रखा गया है जिसपे 10% लगा है। आप मुझे बताइए, एक परिवार जिसकी एक आमदनी जो है सालाना अगर 2.5 लाख रुपए है, मान के चलिए अगर उसकी 2.5 लाख रुपए, उस 2.5 लाख के बजट के अंदर शिक्षा, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके घर का, उसका खाना पीना रहना, उसका एक अपना बजट, क्या इन तमाम चीजों को जब वो अपने बजट को देखता है और सरकार ने जो बजट उसके ऊपर पेश किया, कहीं ना कहीं हर एक चीज में बढ़ोतरी हुई है। अब आम इंसान इससे किस तरह डील करे? क्या इसे एक्सेप्ट कर लिया जाए कि बिकॉज इन्फ्लेशन ग्रोथ बढ़ा है, जाहिर बात है महंगाई बढ़ी, प्रधानमंत्री ने भी कहा आने वाले दिनों में भी महंगाई ये इस तरह रहेगी, लेकिन असल मुद्दा है उसकी सैलरी नहीं बढ़ी है, तो वो कैसे एडजस्टमेंट कर पाएगा? ये मुद्दा सैलरी नहीं बढ़ने का या खर्चों को कमी करने का ये नहीं है, ये एक मैक्रो इकोनॉमिक इश्यू है। मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि अगर आप पॉलिटिकल विलिंगनेस के साथ सरकार की सारी योजनाओं को अगले 5 साल के लिए कमर कस के और अगर उनको आप क्रियान्वित करें तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि देश की हर जनता खुशहाल रहेगी। शायद जो आपको 5 लाख रुपया कम पड़ता हो वो 2.5 लाख रुपए में आपका काम हो जाएगा। जब आपको बेसिक एमिनिटीज, आज आप चिकित्सा सुविधा कह दीजिए, शिक्षा सुविधाएं कह दीजिए,
या सड़क नहीं है या रेलवे नहीं है, इन सब सुविधाओं का जो खर्चा जाता है उसका रियल क्रियान्वयन नहीं होने से आम आदमी को बहुत परेशानी होती है जी, और उसके ही चलते आपको ये लगता है कि ये सुविधाएं या छूट जो दी हुई है वो बहुत कम है। ये सही है, बहुत कम है, इसमें ज्यादा गुंजाइश है, प्रणवदा इसमें कुछ काम कर सकते थे। अय्यर साहब, मैं जरूर यहां पे आपसे जानने की कोशिश करूंगा, जिस प्रकार से योजनाओं की बात की जाती है, भ्रष्टाचार एकमात्र एक ऐसी जड़ है जो हमारे देश को दिमक की तरह खाई है। अनाउंसमेंट की गई है बजट के अंदर, काफी सारी चीजों का प्रावधान रखा गया है, काफी योजनाओं को यहां पे उन्होंने कहा है कि बनेगी, लेकिन भ्रष्टाचार के चलते क्या उन योजनाओं को पूरा भी किया जाएगा, यह अहम सवाल है। देखिए, मैं भ्रष्टाचार में दो तरह के भ्रष्टाचार हैं जी। हम सारा का सारा एक साथ टैकल करें तो फंस जाएंगे जी। जिस भ्रष्टाचार को हमें टैकल करना चाहिए उसका नाम मैं देता हूं परचूरण भ्रष्टाचार जी, जिसमें कि वो पुलिस वाला, वो छोटे छोटे लोग, ये जो 20 रुपए 40 रुपए और छोटे गरीब लोगों से पैसा लेते हैं, ये पूरे आम आदमी में मार्केटिंग हो जाती है कि पूरा देश भ्रष्ट है। सबसे पहले हम इसको खत्म करें जी। ये खत्म करने से क्या होगा, इसमें प्रणबदा ने कई अच्छे स्टेप लिए, जैसे डायरेक्टली वो सब्सिडी देना जी, उसको डायरेक्ट बैंक अकाउंट में, आपके एलपीजी सब्सिडी डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आए, तो ये परचूरण भ्रष्टाचार को अटैक किया गया है इसमें जी, जी। तो इसमें ऐसे बोलने तो ये तो साफ बोल नहीं रहे, लेकिन बजट में इनके प्रावधान है जिसमें वो भ्रष्टाचार को मेरे ख्याल से 30 से 40% कम कर सकते हैं जी, जी। तो ये एक स्टेप है, और ये मानना पड़ेगा, चाहे हम अन्ना हजारे के आंदोलन को अच्छा बुरा मीडिया में हम कर रहे थे, लेकिन ये उसका असर है जी। इसमें अब ये गवर्नमेंट भी जानती है कि अब इनके पास 2 ही साल हैं जी, तो ये सब गवर्नमेंट का ही प्रेशर है। तो मेरे ख्याल से प्रणब दा इस वक्त ज्यादा सक्सेसफुल है, क्योंकि प्रणब दा को इस वक्त सबसे फ्री रूप में अपने सही बजट को प्रेजेंट करना पड़ा। इसमें थोड़ा सा आप और हम खुश नहीं है जी, क्योंकि हमें चाहिए जो हमको चाहिए, सब लॉबी बनी हुई है जी, जी। आप अगर हम सैलरी क्लास है उसकी अपनी लॉबी है, मिडिल क्लास की अपनी लॉबी है, फार्मर की अपनी लॉबी है। प्रणब दा को इतने लोगों को खुश करना था, तो मैं अभी फिर बोलना चाहता हूं कि आदमी के रूप से देखा जाए, एक अच्छे फाइनेंस मिनिस्टर के रूप से देखा जाए, एक अच्छे मनुष्य के रूप में देखा जाए, वो कम से कम ट्रू इंडियन की तरह बजट देगा जी, जी। झूठ नहीं बोला उन्होंने जी। चलिए, यानी जिस प्रकार से मिली जुली यहाँ पे प्रतिक्रिया मिल रही है, एक एवरेज, एक अच्छा बजट यहाँ पे पेश किया गया है। हमारी चर्चा जारी रहेंगी अपने मेहमानों के साथ में, लेकिन फिलहाल यहाँ पे रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते। आप देखते रहिए समय मुंबई। ब्रेक बाद एक बार फिर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। हमारी चर्चा जारी है अपने मेहमानों के साथ में। एक और अहम फैसला यहां पर लिया गया, खास करके बिल्डर लॉबी, जो सबसे ताकतवर और शक्तिशाली लॉबी मानी जाती है, इन्हें एक प्रकार की छूट दी गई है कि एफडीआई का इन्वेस्टमेंट ये ले सकते हैं। यहां पर अपने जो मेहमान है, सबसे पहले मैं अय्यर साहब आपसे जानने की कोशिश करूंगा, हाउसिंग रेगुलेटर की अगर बात की जाए, अब तक का तो नहीं हुआ, यदि अगर वो होता है तो बिल्डर लॉबी को तो छूट दी गई है, एफडीआई द्वारा वो फाइनेंस ले सकते हैं, लेकिन आम इंसान को जो इस बजट में दिया है कि 15 लाख तक का आपको छूट है, यदि अगर आप 25 लाख का अगर लोन लेते तो आपको 1% छूट मिल जाएगी। ये क्यों, ये डिफरेंस क्यों? हाउसिंग रेगुलेटर आने से क्या फर्क पड़ सकता है इस पर? देखिए, अगर एक हाउसिंग रेगुलेटर, जैसे हर क्षेत्र में रेगुलेटर, बिजली के क्षेत्र में है, पानी के क्षेत्र में है, टेलीकॉम के क्षेत्र में है, तो मेरे ख्याल से हाउसिंग क्षेत्र इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र है कि इसमें रेगुलेटर तो कल आ जाना चाहिए था। तो अब हम इसको एस्टेब्लिश करें तो क्या होगा कि उसमें कंज्यूमर, बायर, सेलर, तीनों के तीनों एक साथ आ जाएंगे और रेगुलेटर इसको कर सकता है, क्योंकि बजट तो उतना ही बता सकता है कि भाई 15 लाख तक, लेकिन अगर डिमांड 25 लाख के हाउसिंग की हो, जो लो कॉस्ट हाउसिंग है, तो उसमें वही छूट मिलेगी जो 15 लाख को मिलेगी। तो पहला स्टेप जो आपने बिल्कुल भरपूर रूप से इसमें उठाया और उसको मुहिम में छेड़ना चाहिए कि इस देश में हाउसिंग रेगुलेटर का आना जरूरी है, और हर स्टेट में स्टेट रेगुलेटर होगा, एक नेशनल हाउसिंग रेगुलेटर और सभी स्टेट में स्टेट हाउसिंग रेगुलेटर। बेशक वोरा साहब, आप क्या इनपुट्स देना चाहते हैं? नहीं, देखिए, ये जो रेगुलेटर है, दैट इज अ पॉलिसी पार्ट, but when you go to the BMC or any municipal department for construction of society, you need more than 78 to 80, 90 approvals you require every now and then. So you have to keep a man and drive here and there. If I go to MIDC construction, I need 35 approvals. So ये जो approval procedure है, it should be not face to face, because every builder has to go to the municipal corporator. He has to keep one man. He sit in front of him. He gets the approval. He get the disapproval. Then he manage. So the whole problem not with the regulator. The problem is the system formation. This should be at the ground reality. You must remove these rules. Because ये तो रिमूव करने चाहिए, लेकिन रेगुलेटर को हम इससे हटा नहीं सकते, क्योंकि रेगुलेटर इज अ डिफरेंट इशू। ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम देखिए, आज इंडस्ट्रियल लाइसेंस में भी हम किसी इंडस्ट्री, अगर मैं आज बिजली का प्लांट लगाऊं तो उधर भी मुझे 36 क्लियरेंस चाहिए
जी। ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है हमारे नीचे काम करने की। इससे रेगुलेटर और रेगुलेटरी मैकेनिज्म का कोई लिंक नहीं है, नहीं, तो फिर इसका कोई ताल्लुक नहीं है। रेगुलेटर तो पहले आना चाहिए, उसके बाद ये सारा स्ट्रक्चरल चेंज आएगा। नहीं, आप प्रोसेस चेंज नहीं करेंगे तो ये वो तो प्रोसेस बाकी जगह पे रेगुलेटर है, वहां पर भी चेंज हो रहा है। वहां 200 लाइसेंसेस चाहिए थे, पहले हमें एनवायरमेंटल क्लियरेंसी 6 चाहिए थे, आज बन के वो 2 हो गए, स्टेट और सेंटर। तो इस तरह के स्ट्रक्चरल चेंजेस बाद में आएंगे, पहले रेगुलेटर आके बैठेगा तो ये करेगा ना। महेश्वरी जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे यहाँ पर? क्या वाकई क्या इस जो प्रणाली है, जो प्रोसेस है, ये ओवरऑल इस प्रोसेस के अंदर तब्दीली आनी जरूरी है? ये अय्यर साहब का बात सही है। रेगुलेटर आने से सबसे बड़ा फायदा होगा कंज्यूमर को। जी। आज कंज्यूमर के पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां जाके बिल्डर लॉबी के अगेंस्ट में या कोई खास बिल्डर के अगेंस्ट में जहां पे उन्होंने फ्लैट बुक किया है या मकान खरीदा और उसकी कोई अनियमितताएं चल रही है, उनके जो प्रॉमिस किए हुए हैं उनको पूरा नहीं किया गया है, तो उनको एड्रेस करने के लिए, उसको रिड्रेस करने के लिए रेगुलेटर होना बहुत फायदेमंद रहेगा, मैं ये कहना चाहूंगा। और वोरा साहब की बात भी सही है कि साइमल्टेनियसली, साथ के साथ ये जो दूसरे परिवर्तन चाहिए, लाइसेंस रिजाइम को जो दूसरे सेक्टर्स में सिंप्लीफाई किया है, इनको यहां पे भी करना चाहिए, उसका भी बेनिफिट मिलेगा। जब बिल्डर को बिना मतलब बेवजह पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा तो उसका थोड़ा हिस्सा तो कम से कम वो कंज्यूमर के लिए भी छोड़ेगा। जी, वोरा साहब, लगता है आपको कि एफडीआई इन्वेस्टमेंट को अलाउ करने से कहीं ना कहीं बिल्डर लॉबी को भी यहां पे खुश करने की कवायद की गई है बजट में? नहीं, अभी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग जो बिल्डर कैन रेज द मनी अब्रॉड, ब्रिंग्स हियर, सो इट विल ब्रिंग द व्हाइट मनी हियर जी, एंड द फ्लो ऑफ ब्लैक मनी मे बी रिड्यूस्ड टू सम एक्सटेंट because he has to repay the money against the ECB, so he has to show the white income. But gradually, I believe the whole process of paying tax, documentation, approval, where every builder has to pay to the in the number 2 money, so he collect the number 2 money. He has no other option now. So the whole process of change is required at the grassroots level, at the municipal corporation, panchayat level. You know, every approval authority, he need not to go practically face to face in the morning, keep the man standing there and keep the happy people. Unless you change the fundamentals of the approval system, these regulator I appreciate, yes, yes. But it is like this, old wine in the new bottle and new bottle and the old wine, all are good in the same line. ECB के लिए मैं एक सुझाव दूंगा आपको। ECB के जो ये प्रावधान किए हैं उनको आप नैरो व्यू न लें, बिल्डर लॉबी के साथ साथ इसका फायदा आम जनता को भी मिलेगा। जब बिल्डर की बोरोइंग कॉस्ट कम हो जाएगी, जहां बड़े प्रोजेक्ट हैं और मास हाउसिंग की अगर बात करते हैं, और वहां पे आपको अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार की दरों के हिसाब से अगर आपको पैसा मिलता है तो इसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। आज की डेट में भारत में जो ब्याज की दरें चल रही है 13 से 15%, और वो भी बिल्डर के लिए तो उससे भी ज्यादा रहती है, तो उसको देखते हुए ये एक अच्छा पॉजिटिव मूव है, इसको आप पॉजिटिव। इसी में एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि जो अभी जो बिल्डर हैं इस वक्त, वो मेरे हिसाब से हमारे को मास हाउसिंग नहीं दे पाए हैं। जितने बिल्डर हैं वो अपने लिए, वो क्या है, स्पेशलाइज्ड हाउसिंग, वो खाली रिच की हाउसिंग हो रही है, मिडिल क्लास और लोअर इनकम ग्रुप की हाउसिंग नहीं आई है। और इसमें अगर विदेशी निवेश करने की बात आई तो नए टाइप के बिल्डर आएंगे जो कॉर्पोरेट बिल्डर्स होंगे, जिनको ये इन्होंने जो बिल्कुल बराबर बात कही, ब्लैक मनी नहीं होगा, व्हाइट मनी होगा। मैं अपनी तरफ से इक्विटी 10-20% डालूंगा और इंटरनेशनल डेप्ट लूंगा, और जो स्ट्रक्चर डेप्ट होगा, और जो इस सेक्टर में क्या है, हाउसिंग में डेप्ट लेने से उसमें वेरिएशन, एक्सचेंज रेट की फ्लक्चुएशन भी कम होगी, और इस वक्त कम से कम 10 साल तक इंटरनेशनल इंटरेस्ट रेट्स लो ही रहने वाले हैं, क्योंकि जो मार यूरोप और अमेरिका ने खाई है वो रिवर्सल मार है। तो देश, हमारा देश जो है एकदम इस एक स्टेप से बहुत आगे जा सकता है। वोरा साहब, आपने कहा था कि यदि अगर एफडीआई को इन्वेस्टमेंट की अलॉटमेंट दी जाती है तो व्हाइट मनी आने के चांसेस ज्यादा है। व्हाट अबाउट द ब्लैक मनी? ब्लैक मनी विल बी ऑलवेज देयर इन द डेमोक्रेसी। काला धन जो विदेश में है, यदि अगर इच्छा शक्ति हो, पॉलिटिकल अगर इच्छा शक्ति हो नेताओं की, यदि अगर वो लाने में कामयाब होते तो ये देश किस प्रकार से आप देख रहे हैं देश की तस्वीर को? देखिए, अगर व्हाइट मनी आएंगे तो इफ द मनी कम्स फ्रॉम अब्रॉड, इट इज वेरी गुड, इट विल ब्रिंग द डॉलर, देन इट विल स्टेबलाइज द फॉरेन एक्सचेंज रेट, बिकॉज आई एम वर्किंग लास्ट 20 years in the foreign trade, because the foreign currency will come, the stability of the exchange rate will be there, and our surplus foreign exchange will rise. You know, today we have got a $300 billion, India amongst the first 15 is a very good position. So foreign currency,
foreign investment will change जी. the landscape of the construction sector of the Indian industry. जी. This is a very good opening, but let us see how it works. जी जी यहाँ पे चलिए, बहुत अच्छी बात की वोरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला, इस अहम चर्चा में शामिल हुए। थैंक यू वेरी मच मिस्टर ए के वोरा, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सर। तो जिस प्रकार से महेश्वरी जी बात चल रही थी, जी प्लीज। मैं इसमें काले धन के बारे में आपको कहना चाहूंगा कि यहां पे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अगर अपने सभी सांसद ध्यान दें कि जो आज ग्रीस की या दूसरे और बैंकों की जो हालत हो रही है, और जहां पे भी अपने भारतीयों का पैसा लगा हुआ है, और अगर वो बैंक वहां डूब जाते हैं तो वो पैसा वहीं पे डूब जाएगा। उससे अच्छा है कि कुछ ऐसी सुविधाएं दी जाए। मैं नहीं कह रहा हूं कि ये आप किसी टैक्स के चोर आदमी को ये सपोर्ट करना चाह रहे हैं, पर ये नीड ऑफ द आवर है कि इसके ऊपर प्रैक्टिकल एटीट्यूड लेके एक बार जो भी पेनल्टी लगाना वो लगा के, और उस काले धन को हिंदुस्तान में लाना चाहिए, उसका प्रोडक्टिव यूज करना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाउसिंग है, पावर है। आज आप मुंबई से बाहर निकलिए, न्यू बॉम्बे में पावर कट रहता है इस देश की, जहां पे आप 10 रुपया पर यूनिट पावर के लिए पैसा देने को तैयार, और आपके पास पावर नहीं है, तो क्यों नहीं उस काले धन को यहां लाया जाए जो कि डूब जाएगा। एक मैं इसमें आपको काले धन का बिल्कुल मैं आपको एक फॉर्मूला ही दे देता हूं आज चैनल। देखिए, अगर हमारी 1.3 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी है और 2.5 ट्रिलियन डॉलर का करीब ब्लैक मनी फंसा हुआ है, मेजॉरिटी इन कंट्रीज लाइक स्विट्जरलैंड। तो अगर इसको हम एक टाइम बोल दें कि 1 या 2 साल के लिए विंडो पीरियड दे दें कि भाई तुम अंदर लाओ, अंदर लाने के बाद 50% जो इसका धन होगा वो राष्ट्रीय धन होगा, इसको आप वापर नहीं पाएंगे, उसका केवल आपको इंटरेस्ट मिलेगा। और जो बाकी जो 50% है उसमें डेली ड्रॉज आपको अलाउ होगा। और ये सारा मैं आपको बता रहा हूं हमारे से डबल, मतलब 2.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर का फंड्स जो हम 300 बिलियन डॉलर रख के बैठे हैं वो आएगा, और इसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर में डाल दें और देश के गरीब पे काम आएगा। बहुत बेहतरीन सुझाव यहां पर दिया है, लेकिन हमारी चर्चा जारी रहेंगी अपने मेहमानों के साथ में। लेकिन फिलहाल यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते, आप देखते रहिए समय मुंबई।